Hello friends, welcome back to Coding Stories. This is episode 4 of Full Stack Prep series. Today I am so excited to start JavaScript interview question answer. आज मैं फाइनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैं अपनी पहली और फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू क्वेश्चंस आप लोगों के साथ कवर करने वाली हूँ। आज के इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू से रिलेटेड जितने भी इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं जो मोस्टली इंटरव्यू में पूछे जाते हैं उनके बारे में कवर करेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ बताना चाहती हूँ। दैट इज़ कि आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट एक बार पढ़ चुके हैं, क्योंकि इस टॉपिक में मैंने जो क्वेश्चंस हैं वो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और मैं इसके बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगी। कुछ टॉपिक को मैं काफ़ी अच्छे से समझाने वाली हूँ, काफ़ी रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ में। इसलिए हम अब इस इंटरव्यू को क्वेश्चन सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं और बाकी ये है कि मैं इसे हिंदी में ही एक्सप्लेन करूँगी और मैंने जो भी इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंग्लिश में जो आंसर हैं वो मैंने लिखे हुए हैं। तो अगर आप ये आंसर अच्छे से याद कर लोगे, पढ़ लोगे, तो भी आप अपने जो एज अ फ्रेशर आप अपने इंटरव्यू देने स्टार्ट कर सकते हो। So let's get start with our question first, that is difference among where, let and const. Very basic interview question but mostly asked in interviews, especially with freshers. Okay, so what is where is function scoped, can be redeclared and reassigned. Let is block scoped, can't be redeclared but can be reassigned. Const is block scoped, can't be redeclared or reassigned. All three are hoisted but where is initialized as undefined, while let and const stay in temporal dead zone until they are declared. फाइनली काफ़ी सिंपल आंसर है। अगर आप एक बार जावास्क्रिप्ट पढ़ चुके हो तो आप इसे समझ चुके होगे और इसमें जो काफ़ी सारी ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ हैं लाइक टेम्पोरल डेड जोन, होइस्टिंग, स्कोपिंग, इसको मैं आगे के वीडियोज़ में आगे वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ और आप इसे ऐसे सिंपली याद कर सकते हैं दैट वेर इज कैन बी रीडिक्लेयर्ड, रीअसाइंड एंड थिंग्स लाइक दैट. सो लेट्स गेट मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट व्हाट इज स्कोप. Scope in JavaScript refers to the context in which variables declared and can be accessed. In JavaScript we have three types of scope: global scope, function scope and block scope. इसको मैं काफ़ी सिंपल वे में और सिंपल एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करूँगी। आप इसे बहुत ध्यान से समझना स्कोप को, क्योंकि जल्दी कई बार बच्चों को नहीं समझ में आता, स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आता है कि स्कोप क्या है और वो कई बार इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं। ठीक है, तो आप स्कोप को ऐसे समझ सकते हो कि एक रूम है, उस रूम में 3 लोग रहते हैं। एक तीनों के नाम क्या है? लेट, वेर और कॉन्स्ट। ठीक है, और ये तीनों लोग फ्री हैं रूम के कहीं भी किसी भी कोने में आने जाने के लिए। ठीक है, और उसी रूम में 2 बॉक्सेस और रहते हैं। ठीक है, रखे हुए हैं। एक बॉक्स का नाम ब्लॉक है और दूसरे बॉक्स का नाम फंक्शन है। अब ये जो रूम में रहते हैं जो 3 लोग, वेर, लेट एंड कॉन्स्ट, ये कहीं भी आ जा सकते हैं। इवन उन बॉक्स के अंदर भी जा सकते हैं और उन बॉक्स से बाहर भी आ सकते हैं। राइट, अगर उन्हें कोई अंदर बुलाएगा तो वो अंदर भी चले जाएंगे। और सेम चीज़ 3 लोग हैं वो उस फंक्शन नाम के बॉक्स के अंदर भी रहते हैं। दे आर लेट, वेर एंड कॉन्स्ट, उनके नाम भी लेट, वेर और कॉन्स्ट है। जो बॉक्स के अंदर रहते हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्ट लोग हैं। ठीक है, उनका नाम सेम है बट वो स्ट्रिक्ट हैं। वो कहीं भी बाहर नहीं जाते। वो फंक्शन के अंदर है, क्रिएट होते हैं और फंक्शन के अंदर ही रहते हैं। अगर उन्हें कोई बाहर से बुलाएगा तो वो कहेंगे नहीं, हम बाहर नहीं जाएंगे। और ब्लॉक के अंदर जो 3 लोग रहते हैं, वेर, लेट एंड कॉन्स्ट, उसमें क्या होता है कि एक जो है वेर वो चीटिंग कर लेता है, वो ब्लॉक के साथ चीट कर लेता है और वो बाहर चला जाता है जब भी उसे कोई बुलाता है। ठीक है, तो आप स्कोपिंग से समझ चुके होंगे इस स्टोरी से, इस एग्जाम्पल से, कि जो ग्लोबल स्कोप होता है तो जो रूम है वो आप उसे जो हमारा एडिटर की जो पूरी स्क्रीन होती है आप उसे पूरा ग्लोबल स्कोप समझ सकते हो। फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं वो फंक्शन के अंदर ही रहते हैं। वे चाहे हम उन्हें लेट से डिक्लेयर करें, वेर से, कॉन्स्ट से, किसी से भी करें, वो फंक्शन के अंदर ही रहते हैं, वो कहीं बाहर नहीं जाते। आप उन्हें ग्लोबल स्कोप में कॉल नहीं कर सकते। और वो वेरिएबल्स जो
ब्लॉक स्कोप में होते हैं, उसमें से सिर्फ वेर ही एक इकलौता है ऐसा वेरिएबल है जो क्या होता है स्कोप से बाहर आ जाता है। उसको बुलाने पर व्हेन यू कॉल वेर, तो वो क्या करेगा, वो अपने डेटा के साथ में बाहर आ जाएगा, अपनी वैल्यूज़ को लेकर बाहर आ जाएगा। लेकिन लेट और कॉन्स्ट ऐसा नहीं करते, वो कहते हैं नहीं हम अच्छे बच्चे हैं, हम रूल्स फॉलो करेंगे, हम तुम्हारी तरह बाहर नहीं जाएंगे। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट व्हाट इज़ primitive data type. So primitive data type is a built-in data type in programming. It represents single values rather than complex data structures, and they are immutable in nature. Example: string, symbol, big int, boolean, undefined, null, number. ओके, सो ये हमारे प्रीमिटिव डेटा टाइप हैं। ऐसे डेटा टाइप यूजुअली जो सिंगल वैल्यूज़ का डेटा ही स्टोर करते हैं, इसमें आप मल्टीपल डेटा को नहीं स्टोर कर सकते, मल्टीपल टाइप का डेटा स्टोर नहीं कर सकते। जैसे स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में आप सिर्फ कैरेक्टर को ही स्टोर कर सकते हो, सिंबल में आप सिंबल को ही कर सकते हो, बिग इंट में आप इंटीजर्स को ही स्टोर कर सकते हो, बूलियन में आप सिर्फ ट्रू फॉल्स वैल्यूज़ को ही स्टोर कर सकते हो, अनडिफाइंड इज़ अनडिफाइंड, इसके बारे में आप पढ़ेंगे अभी हम, एंड नल एंड नंबर। सो इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है, देयर वैल्यूज़ कैन नॉट बी चेंज डायरेक्टली, सो दे आर प्रिमिटिव। सो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर इम्यूटेबल एंड बिल्ट इन डेटा टाइप इन प्रोग्रामिंग। और क्या होता है जिसकी वैल्यूज़ चेंज नहीं होती है। सो आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चन, यू गॉट दिस आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, difference between undefined and null. This is also mostly asked interview question. Undefined represents a variable that has been declared and not assigned a value, and type of undefined is undefined. यानी undefined ऐसी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है जो क्या करती हैं, जो कि डिक्लेयर हो चुकी होती हैं लेकिन उनको क्या हुई होती है, कोई भी वैल्यू असाइन नहीं हुई होती है, तो उनका जो आउटपुट है वो क्या आ जाता है, वो अनडिफाइंड आ जाता है। अभी हम अनडिफाइंड को आगे चल के एग्जांपल्स जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी उसमें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी कि अनडिफाइंड एक्चुअली क्या है, ठीक है, और नल क्या है। नल इज़ ए स्पेशल वैल्यू इन प्रोग्रामिंग। इट इज़ ऑफन यूज टू इंडिकेट दैट वेरिएबल इज़ एम्प्टी एंड डज नॉट पॉइंट टू एनीथिंग। यानी कि जब भी हमें कहीं किसी जगह पे एक इंटेंशनली दिखाना हो कि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, यानी आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है और आप इनिशियली किसी चीज़ को नल रखना चाहते हो, यानी कि इंटेंशनल अब्सेंस शो करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल, यानी कि आप अगर कोई फॉर्म क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, और अभी वहाँ पर लाइक आपने जानबूझकर वहाँ पे कुछ स्पेस ऐसा छोड़ रखा है कि हाँ जो यूज़र आएगा तो यूज़र उस स्पेस को आके फिल करेगा, ठीक है, और आप अभी अपनी तरफ से उस जगह कोई भी वैल्यू नहीं फिल करने वाले हो, बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे आप कुछ भी नहीं डालने वाले हो, नहीं है, तो वो एक इंटेंशनल अब्सेंट है, तो वहाँ पे आप उसे नल दे सकते हो, ठीक है। वैसे तो जो टाइप ऑफ है वो नल का, वो एक ऑब्जेक्ट शो होता है यूजुअली, बिकॉज एवरीथिंग इन जावास्क्रिप्ट इज़ एन ऑब्जेक्ट, बट ऐसा नल के साथ नहीं है, इसे यूजुअली एक बग कंसीडर किया जाता है जावास्क्रिप्ट में। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, that what is nan, na and nan. Nan stands for not a number and indicates a value that cannot be represented as a variable number. It appears when a mathematical operation or number conversion fails. Type of nan is number. Okay, just simply remember is कि हम क्यों करते हैं nan का यूज़, बिकॉज वो लाइक इट ये क्या इंडिकेट करती है कि कोई भी वैल्यू, यानी कि जिसका आंसर एक वैलिड नंबर होना चाहिए था तो उसका आंसर अगर नंबर नहीं आता है तो वहाँ पे हमें नैन एज एन आउटपुट कई बार मिलता है कि इट्स नॉट अ नंबर। जो एक्सपेक्टेड आउटपुट था वो एक मैथमेटिकल ऑपरेशन अगर कोई फेल हो गया है जहाँ पे एक नंबर एक्सपेक्टेड था बट वो नहीं आया, तो हम सिंपली रिप्रेजेंट, तो आउटपुट नॉट अ नंबर आ जाता है। ओके, व्हाट इज़ होइस्टिंग? ओके, होइस्टिंग इज़ द बिहेवियर इन जावास्क्रिप्ट where variable and function declaration are moved to the top of their scope before the code runs. However, only declaration are hoisted, not initializations. Where is hoisted with declaration only, initialized as undefined. Functions are fully hoisted. Declaration and definition, let and const are hoisted but remain in temporal dead zone until they are initialized. Okay, so इस आंसर को
एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको फिर से एक छोटी सी स्टोरी सुना देती हूँ, और इसके बाद में मैं आपको स्कोप और होस्टिंग इन चीज़ों का एक एग्जाम्पल आपको शो कर दूँगी, एग्जाम्पल भी शो कर दूँगी जल्दी। ओके, सो होस्टिंग क्या है? होस्टिंग एक बिहेवियर है जावा स्क्रिप्ट में, जो भी ये एक बिहेवियर है। आप इसे ऐसे समझ सकते हो जैसे जब भी क्या होता है ना कि हम वेरिएबल में कोई भी स्टार्ट करते हैं ना, स्क्रिप्ट में हम राइट करते हैं, डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल्स को, वेर को, लेट को और कॉन्स्ट को, जितनी बार भी हम डिक्लेयर करते हैं, तो जो कंपाइलर होता है वो इन तीनों चीज़ों को क्या करता है, नोट डाउन कर लेता है। यानी कि जैसे स्क्रिप्ट रन होगी वो लाइन बाय लाइन चेक करेगा। सबसे पहले क्या करेगा, जितने भी वेरिएबल्स हैं उन्हें नोट डाउन कर लेगा कि अच्छा यहाँ पे ये वैल्यूज़ इनिशियलाइज हुई हैं, ठीक है, और उनके साथ फिर वो एक बिहेवियर शो करता है, ठीक है। तो उसी बिहेवियर को क्या कहते हैं, होस्टिंग कहते हैं, ठीक है। ये तीनों के साथ में, वेर, लेट और कॉन्स्ट के साथ में डिफरेंटली बिहेव करता है, और फंक्शन के साथ भी ये डिफरेंटली बिहेव करता है, ठीक है। ये वेरिएबल के साथ में एक सॉफ्ट टीचर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। आप इसे ऐसे समझो जैसे एक टीचर है जो बच्चों के क्लास में आने से पहले ही, यानी कि वो पहले ही पूरे स्कूल में ऑब्जर्व कर लेती हैं कि आज मेरी क्लास में कौन कौन बच्चे पढ़ने आए हैं, ठीक है, कौन कौन बच्चे पढ़ने आए हैं, ठीक है। अब वो उन सबके नाम क्या कर लेती हैं, नोट डाउन कर लेती हैं, पहले ही सबके नाम नोट डाउन कर लेती हैं। फिर अब क्या होता है कि उनकी क्लास में जो वेर स्टूडेंट है, वेर नाम का स्टूडेंट है, वो आता है, ठीक है। अब वो उसके साथ एक बहुत ही सॉफ्ट टीचर की तरह बिहेव करती है कि ठीक है, मुझे पता है कि तुम आ चुके हो, और अगर कोई मुझसे पूछेगा तुम्हारे बारे में तो मैं बता दूंगी कि हाँ ओके तुम आ चुके हो, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता तुम जा सकते हो, लेकिन वो क्लास में नहीं बैठा है अभी, उसकी वैल्यू अभी हमने नहीं दी है, उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं किया, तो वो बोलती है मैं उसे अनडिफाइंड वैल्यू कर दूंगी, यानी मैं तुम्हारे बारे में इन्फॉर्म कर दूंगी कि हाँ यू हैव कम एंड यू आर नॉट हेयर राइट नाउ, सो मैं उसको बोल दूंगी कि अनडिफाइंड है, ओके। तो ये उसका आउटपुट जो होता है कि आप कोई भी वेरिएबल के साथ, आप वैर के साथ कुछ भी इनिशियल, आप जब बिना उसको कोई भी वैल्यू असाइन करे कॉल करते हो तो आपको क्या आउटपुट मिल जाता है, अनडिफाइंड। लेकिन लेट और कॉन्स्ट के साथ ऐसा नहीं है। लेट और कॉन्स्ट के साथ में क्या करती हैं, टीचर एक बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर बन जाती हैं। वो कहती हैं जब तक तुम यहाँ क्लास में आके नहीं बैठोगे तब तक मैं तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगी। अगर कोई ऊपर सामने से आके कोई प्रिंसिपल अगर पूछते हैं कि क्या तुम हो, तो मैं नहीं बताऊंगी, मैं एरर थ्रो कर दूंगी, मैं कह दूंगी कि मुझे नहीं पता, ठीक है। सो दैट टाइम कंपाइलर्स बिकम ए स्ट्रिक्ट टीचर फॉर कॉन्स्ट एंड लेट, ठीक है। और क्या कर देता है वो उन्हें टेम्पोरल, जब तक कि उनके हम कोई वैल्यू असाइन नहीं कर देते हैं, वो उनको कहाँ पुट कर देता है, उनको टेम्पोरल डेड जोन में TDZ में पुट कर देता है अनटिल दे आर इनिशियलाइज्ड, ठीक है। अब आती है बारी फंक्शन की। फंक्शन इज़ दी VIP। फंक्शन को वो कैसे ट्रीट करता है, एक VIP की तरह ट्रीट करता है। वो कहता है ठीक है आप आइए, आपकी वैल्यूज़ को मुझे पता है कि आप हो, मैं आपको अच्छे से जानता हूँ, आप आ सकते हो। अगर आप उसे पहले कॉल कर लेते हो तो इनिशियलाइज़ करने से पहले, तो भी आपको उसका आउटपुट मिल जाता है, ठीक है। आप उसे पहले डिक्लेयर कर देते हो और बाद में इनिशियलाइज करते हो तो भी वो आपको उसके एज इट इज़ आउटपुट दे देता है। सो हम इन चीज़ को एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर कंपाइलर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद the example of let parent const. सो आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि हम इसका जो है डिफरेंस देखने वाले हैं कि लेट parent const में क्या होता है। अब ये देखो यहाँ पर हमने क्या करा है, एक फंक्शन के अंदर हमने क्या किया है, तीनों को वैल्यूज़ असाइन किए हैं, एक वेर को भी किए हैं, लेट को भी किया है, कॉन्स्ट को भी किए हैं, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं कि अब हम इसे फंक्शन से बाहर इसका आउटपुट लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे कि तीनों में से कोई भी आउटपुट नहीं देगा। Oh sorry, I didn't call it yet.
Okay, let me give this example again and let me comment it. Let's check it out. As you can see कि यहाँ पर जो भी हमने लेट के साथ में, वेर के साथ में, कॉन्स के सामने, तीनों के साथ हमने फंक्शन के अंदर वैल्यूज इनिशलाइज किए हैं। लेकिन अब हम जब हम उन्हें क्या कर रहे हैं, उस फंक्शन से बाहर कॉल कर रहे हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि वो उस फंक्शन से बाहर अपनी वैल्यूज़ को प्रिंट कर दें, तो वो जो अपनी वैल्यू है उसको फंक्शन से बाहर वो प्रिंट नहीं कर रही है, वो एरर थ्रो कर रही है, ठीक है। अब नाउ लेट्स कॉपी दिस एंड लेट्स कमेंट इट आउट। लेकिन अब अगर मैं उसे फंक्शन के अंदर ही अगर प्रिंट करवाऊँ लेट पर्सन, सो लेट्स सी। It's taking so time. And now let me cut it Control X and put it here. नाउ इनसाइड फंक्शन, अब आप देख सकते हो कि इसने जो अपना आउटपुट है वो हमें तुरंत कर दिया है कि इनसाइड फंक्शन, क्योंकि मैंने इसे कहाँ कॉल किया है, कहाँ पे इसका आउटपुट फंक्शन के अंदर ही। लेकिन जब हम इसे फंक्शन से बाहर कॉल करते हैं, ये क्या करता है, हमें एरर थ्रो कर देता है, ठीक है। सो ये बिहेवियर इसका क्या है, ये आप स्कोपिंग का कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे समझ चुके होंगे। ओके, एंड नाउ लेट्स check, let's see this example with block. Let's check it out. बट अब जब हम इसे ब्लॉक के साथ में ऐसा करते हैं, ठीक है, टेकिंग वैल्यूज, अभी इसको भी कमेंट करते हैं। सो अब आप देखोगे कि जो वेर है, ठीक है, अगर हम इसके ब्लॉक लाइक लेट और कॉन्स्ट के साथ में करेंगे तो हमारे पास एरर आएगा। लेकिन अभी हम जब इसे वेर के साथ में, जो वेर को जो वैल्यू हमने असाइन किया है वो कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ जा रहा है, इसका आउटपुट आ जा रहा है, दैट इज़ वेर इनसाइड ब्लॉक, ठीक है। ये मैंने एक और चीज़ यहाँ पे नोट डाउन किया है, लेट के साथ में ये ग्लोबल स्कोप में है, ठीक है। और अगर मैं इसे ग्लोबल स्कोप को प्रिंट कराने की कोशिश करती हूँ, ठीक है, कि लेट की जो वैल्यू है वो क्या है, ब्लॉक से बाहर है, और अब मैं इसे अगर फंक्शन के अंदर कॉल करती हूँ तो मुझे इसका आउटपुट एज इट इज़ मिल जाएगा, ठीक है। टेकिंग वैल्यूज़ फ्रॉम आउटसाइड ब्लॉक फ्रॉम ग्लोबल स्कोप, और वो वैल्यू क्या है, 100 है, तो वो शो भी कर रहा है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और यही वो बिहेवियर है जो वो होस्टिंग के साथ भी करता है, कि अगर आप इसे पहले से ही लाइक कर लेते, लाइक कॉल कर लेते, बाद में इनिशियलाइज करते, सो विल गेट योर आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट what is the prototype chain? Prototype chaining is the process JavaScript uses to look for a property or method in an object. JavaScript checks the object itself. If not found, it checks the object's prototype. If it's still not found, it keeps climbing up the chain of prototype. The process stops when it finds the property or reaches the end. ठीक है, यानी कि जब बिल्कुल लास्ट में पहुंच जाता है, कोई भी वैल्यू नहीं मिलती है उसको, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये भी कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है। ये अभी जो करंटली मैं जो भी आंसर्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मेरे पर्सनल नोट्स हैं और जिसे देख के मैंने अपने इंटरव्यूज़ क्रैक किए हैं। आप सिंपली, अगर आप एक फ्रेशर हो तो आप इन आंसर्स को सिंपली याद कर सकते हो और आप अपने इंटरव्यू के सामने बोल सकते हो और आप ये एग्जाम्पल भी शो कर सकते हो। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू next example. Let's check out the example. मैंने जो इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन है वो मैंने यहाँ नोट डाउन भी किया, आप इसे पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हो। मैं भी आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। लेट्स रन दिस। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हेलो, लाइक हेलो और स्टडिंग दोनों ही प्रिंट हो गया है, ठीक है। तो हम समझते हैं कि प्रोटोटाइप चेनिंग में आखिर क्या हो रहा है। सोचो एक पर्सन ऑब्जेक्ट है जिसके पास एक फंक्शन है ग्रेड, ठीक है। हमने क्या किया है कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है पर्सन नाम का और उसके अंदर हमने एक फंक्शन भी
क्रिएट किया है जो बोलता है हेलो, ठीक है। और एक और ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट जिसके पास सिर्फ क्या है, स्टडी नाम का फंक्शन है, ठीक है। अब हम लिखते हैं स्टूडेंट डॉट प्रोटोटाइप इज इक्वल्स टू पर्सन, ठीक है। इसका मतलब है स्टूडेंट अपने प्रोटोटाइप के थ्रू पर्सन से चीज़ें इनहेरिट करेगा, ठीक है। यानी कि अब हम क्या कह रहे हैं कि अपने इसके पास जो एक प्रोटोटाइप है वो पर्सन से चीज़ें ले सकता है इस प्रोटोटाइप की वजह से, क्योंकि यहाँ पे हमने जो एक प्रॉपर्टी दी है स्टूडेंट डॉट प्रोटो, तो इसकी वजह से इस लाइक स्टूडेंट को वो एक पावर मिल चुकी है कि वो जो इससे ऊपर पर्सन है वो उससे क्या कर सकता है, चीज़ों को ले सकता है, उससे इनहेरिट कर सकता है, ठीक है। अब हम स्टूडेंट डॉट ग्रीट लिखते हैं तो जावास्क्रिप्ट चेक करता है कि क्या ग्रीट स्टूडेंट के पास है, तो देखा जाए तो स्टूडेंट के पास ग्रीट नाम का कोई भी फंक्शन नहीं है। अब फिर क्योंकि हमने इसको डॉट डबल डैश प्रोटो डबल डैश ये वैल्यू दी है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी दी है, इसलिए क्या करेगा, अब इस ऑब्जेक्ट के बाहर यानी इस ऑब्जेक्ट के बाहर चेक करेगा क्या क्या इसके पेरेंट फंक्शन, पेरेंट ऑब्जेक्ट में ग्रीट नाम का कोई फंक्शन है, तो वो कहेगा कि हाँ पेरेंट के पास तो ग्रीट नाम का एक फंक्शन है, तो वो क्या करेगा, उस ग्रीट नाम के फंक्शन को पेरेंट से इनहेरिट कर लेगा और हमें आउटपुट प्रिंट कर देगा, दैट इज़ हेलो, ठीक है। इस तरह से एक चेन बन जाती है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये चेक करता रहता है। अब सपोज़ अगर ये इस पेरेंट के पास में भी नहीं होता ये फंक्शन ग्रीट नाम का, तो वो उसे तब तक चेक करता रहता है अगर इसके ऊपर भी कोई पेरेंट होता, और जो पूरी लाइक एक ऑब्जेक्ट की पूरी प्रोटोटाइप है उसकी चेनिंग है वो वहाँ चेक करता है बिल्कुल लास्ट तक, और फिर बता देता कि अगर नहीं मिला तो वो आउटपुट नल दे देता, दिखा देता कि नहीं है कोई आउटपुट। अगर उसे कहीं पे भी वो फंक्शन मिल जाता है तो वो फंक्शन हमें शो कर देता है। और इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रोटोटाइप चेन। आई होप यू गॉट दिस एंड नाउ, हालांकि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, जल्दी समझ में नहीं आता, बट स्टिल अभी क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम अभी सिर्फ इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर हम किस तरीके से एक इंटरव्यूअर के सामने दे सकते हैं, हम सिर्फ अभी उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक कवर कर रहे हैं, ओके। आप इनको ये आंसर मैंने बहुत ही सिंपल इंग्लिश में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखे हैं, आप इन्हें ईजीली याद कर सकते हो और अपने इंटरव्यूअर के सामने बोल सकते हो, क्योंकि अगर आपकी इंग्लिश वीक है या आपको थोड़ा सा डर लगता है क्वेश्चन आंसर देने में, तो आप इन क्वेश्चन आंसर को अच्छे से याद कर सकते हो और इजीली इंटरव्यू के सामने बोल सकते हो, ठीक है। नाउ व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन आर यूजुअल ब्लॉक ऑफ कोड दैट टेक्स इनपुट एज आर्ग्यूमेंट, process them and give output. Functions help us to avoid repetition and to keep our code clean. It's very simple कि यूजुअली रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए, अपने कोड को क्लीन रखने के लिए हम फंक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये एक एग्जाम्पल है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज़ हायर ऑर्डर फंक्शन? Higher order function is a function that either takes another function as an argument or return function as an output. यानी कि इसका सिंपली मतलब ये है कि एक ऐसा फंक्शन जो किसी दूसरे फंक्शन को एज अ आउटपुट हमें देता हो, या फिर एज अ आर्ग्यूमेंट वो किसी और दूसरे फंक्शन को लेता हो। हालांकि इस टॉपिक को समझने के लिए आपको कॉल बैक का जो कॉन्सेप्ट है, कॉल बैक हेल का, वो समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल आप ये सिंपल डेफिनेशन याद कर सकते हो। और एक एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कॉल बैक भी कवर करेंगे, नो वरीज। सो लेट मी शो यू द एग्जांपल ऑफ हायर ऑर्डर फंक्शन। सो आप यहाँ पे देख सकते हो हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है ग्रीट नाम का, और उसके बाद में हम क्या करते हैं, एक और फंक्शन क्रिएट करते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन, और उसको हम क्या कर देते हैं, कॉल बैक एज एन आर्ग्यूमेंट देते हैं, और फिर हम उसे कॉल करते हैं, ठीक है। सो ये जो पूरी चीज़ें हैं, ठीक है, इसे हायर ऑर्डर फंक्शन करते हैं। यानी कि हम क्या करेंगे, जो हमारा हायर ऑर्डर फंक्शन है इसको हम ये जो ग्रीट नाम का फंक्शन है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो लाइन नंबर 11 में, console.log हायर ऑर्डर फंक्शन ग्रीट, ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, आउटर फंक्शन है वो एज एन आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स रन दिस कोड एंड लेट्स सी दी आउटपुट दैट इज़ हेलो एना, ठीक है।
तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, हायर ऑर्डर फंक्शन। हालांकि आपको जब मैं कॉल बैक का कॉन्सेप्ट समझाऊंगी तो ये आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा और जल्दी याद हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, दैट इज व्हाट इज क्लोजर। Closure is a function that remember and access variable from its outer scope even after that outer function has finished executing। ठीक है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन है जो आउटर है, उसके अंदर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है लेट नाम से, लेट नेम इज इक्वल्स टू एना, और उसमें हम क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं एक और फंक्शन को console.log name, और हम क्या करते हैं लेट ग्रीट इज इक्वल्स टू आउटर, और हम उसे कॉल करते हैं। ठीक है, अब जब यहाँ पे हम इस फंक्शन को असाइन करते हैं तो ये फंक्शन क्या करता है, पहले ही अपनी एग्जीक्यूशन को फिनिश कर देता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि क्लोजर क्या करता है, याद रखता है, क्योंकि अपनी इनर फंक्शन की जो इनर फंक्शन है वो अपने आउटर फंक्शन की जो वेरिएबल्स है, ठीक है, यानी अपने बड़ों के जो भी लाइक उसके जो बड़े भाई बहन हैं उनके नाम को वो याद रखता है कि ठीक है कि वो लेट नेम करके उनके पास ये चीज़ें हैं। तो वो क्या करता है कि भले ही वो अपना काम करना बंद करते हैं, लेकिन जो छोटा फंक्शन मतलब एक इनर फंक्शन है, ठीक है, जो उसके अंदर फंक्शन है, वो क्या करता है, उनसे वैल्यूज़ लेके अपना काम निकाल लेता है। सो दिस इज़ सिंपली क्लोजर। क्लोजर इज़ अ फंक्शन, यानी कि इस तरह का फंक्शन जिसके अंदर एक और फंक्शन हमने डिफाइन किया हो, ठीक है, इनिशियलाइज किया हो। ठीक है, अ क्लोजर इज़ अ फंक्शन दैट रिमेंबर एंड एक्सेस वेरिएबल फ्रॉम इट्स आउटर स्कोप। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है, फंक्शन इनर, दिस इज़ अ क्लोजर। let greet is equals to outer and console.log greet। ठीक है, आई होप यू गॉट दिस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट व्हाट इज स्प्रेड ऑपरेटर। Spread is a operator used to unpack elements from an array or object to an individual element or properties। ठीक है, तो यानी कि let num is equals to 1 2 3 4 और आप क्या करते हो 5 6, हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, उसको वैल्यूज़ असाइन कर रहे हैं, एक एरे एज एन वैल्यू दे रहे हैं हम उसे एज अ वैल्यू, एंड नाउ हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक बार फिर से जब हम उसे 3 डॉट लगा के, यानी कि किसी भी जो हमारा ऑलरेडी हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है, उसको वैल्यूज़ असाइन कर दिया है, फिर हम उसमें और वैल्यूज़ जो भी ऐड करते हैं, ठीक है, तो जो हमारे पास एक अनपैक एलिमेंट्स, तो वो क्या करता है, उसे एक एज एन इंडिविजुअल एलिमेंट ट्रीट करता है। ठीक है, अब जब ये क्योंकि हमने इसके आगे 3 डॉट लगाती हैं, इसलिए वो क्या करेगा, इस एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो उनको एक इंडिविजुअल एलिमेंट की तरह ट्रीट करेगा। ठीक है, और ये जो हम उसमें बाकी के जो वैल्यूज़ करेंगे तो वो हमें एक कंबाइन आंसर दे देगा। ठीक है, सो स्प्रेड ऑपरेटर इज़ यूज टू unpack elements from an array or object to individual elements or properties। Let's check out this example। Let me copy this, Control C, and let me do this। ठीक है, let, अब आप इसे ऐसे देखो, let name is equals to 1 2 3 4। Why? What's wrong with it? It's something I am forgetting। Let me do this। So as you can see here कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक हमने वेरिएबल लिया है, लाइक एक एरे लिया है 1 2 3 4 और हमने फिर से उसे वैल्यूज असाइन किए। बट अगर हम यहाँ पे ये 3 डॉट हटा दें, जो कि 3 डॉट जो स्प्रेड ऑपरेटर है, तो हमारे पास आप ये जो आउटपुट देख सकते हो वो क्या होता है, इस एरे को क्या करता है, वो एक सिंगल एंटिटी की तरह ट्रीट करता है। ठीक है, इसे एक इंडिविजुअल पूरे एरे को एक इंडिविजुअल एलिमेंट की तरह ट्रीट करता है, फिर बाद में उसमें 5 6 ऐड कर रहा है। लेकिन अब जब हम यहाँ पे ये 3 डॉट लगा के उसे स्प्रेड ऑपरेटर
बना देते हैं तो जो हमारा आउटपुट आता है दैट इज़ 1 2 3 4 हमें क्या करता है, वो इन सभी एलिमेंट्स को एक इंडिविजुअल एलिमेंट, इंडिविजुअल एंटिटी की तरह ट्रीट करता है. सो दिस इज़ व्हाट इज़ रिटन हियर. Spread operator is used to unpack elements from an array or object to individual elements or properties. Let num is equals to 1 2 3 4, more num is equals to, and this is output. और भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपको कोडिंग स्टोरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट पार्ट में, जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों के साथ कवर करूँगी. अगर इसमें से कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको नहीं अच्छे से समझ में आए या आप चाहते हैं कि मैं उसे इन डेप्थ कवर करूँ, so you can let me know in the comment section. Thanks for watching.